गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल माधव एस्पायर। और आज हम कवर करेंगे 6 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो अपनी पहली न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है कि महाराष्ट्र बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू टीम अप विद इलॉन मस्क स्टारलिंक, सीएम फडणवीस कॉल्स इट जायंट लीप। अच्छा, अब हम पता चाहिए इलॉन मस्क कौन है। इलॉन मस्क है एक बिजनेसमैन जो कि हैं यूएसए के, और उनकी कंपनी है स्टारलिंक। इलॉन मस्क एक बिजनेसमैन है जो कि हैं यूएसए के, और उनकी कंपनी का नाम है स्टारलिंक। अब स्टारलिंक का काम क्या है? स्टारलिंक का काम है कि वो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करेगी सीधा सैटेलाइट के थ्रू। अभी के टाइम पे जो हमारा इंटरनेट आता है वो आता है फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू, लेकिन 2-3 सालों में, आने वाले 1-2 साल में हमारे पास जो इंटरनेट आएगा वो आएगा सीधा सैटेलाइट के थ्रू। सीधा सैटेलाइट के थ्रू हमारे पास इंटरनेट पहुंचेगा। फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू ये प्रॉब्लम आती है कि हर जगह पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। अब जैसे कुछ रूरल एरियाज अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स नहीं है, वहाँ पर वो टावर नहीं है। तो फाइबर ऑप्टिक्स ना होने की वजह से ही उन एरियाज़ में हमारे पास इंटरनेट नहीं पहुंच पाता। लेकिन जो सीधा सैटेलाइट के थ्रू आएगा उसमें किसी भी जगह हम चले जाएँ, हमारे पास जो इंटरनेट है वो ज़रूर आएगा। ठीक है, तो जब इंडिया में जब भी ये सैटेलाइट वाला इंटरनेट स्टार्ट करेगी स्टारलिंक, तो उन्होंने महाराष्ट्र के साथ एक डील साइन किया कि स्टार्ट महाराष्ट्र से किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें ये है कि उसका बिल क्या होगा, बात तो ये है। तो अराउंड 1 महीने का बिल 10 से 12 हज़ार होगा। तो अब जिसको लेना होगा वो 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च करेगा, और वो सीधा सैटेलाइट के थ्रू वाला स्टारलिंक लेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट न्यूज़। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड न्यूज़ पे। सेकंड न्यूज़ क्या कह रही है? सेकंड न्यूज़ कह रही है कि न्यूयॉर्क गेट्स इट्स फर्स्ट मेयर इलेक्ट ऑफ साउथ एशियन ओरिजिन। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि न्यूयॉर्क कहाँ पे है। न्यूयॉर्क है हमारा यूएसए में। ठीक है, न्यूयॉर्क एक सिटी है जो कि यूएसए में है। ठीक है, और मेयर का पता होना चाहिए। मेयर क्या चीज़ है? मेयर होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिटी है जैसे पठानकोट या देहरादून, ये एक सिटी है। ठीक है, अब इन सिटीज़ के अंदर इन सिटीज़ का जो सुप्रीम हेड होता है उनको उसको हम मेयर बोलते हैं। अब मेयर के हाथ में होती है एक चीज़ है, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे फॉलो करता है और अपनी जो सिटी है उसको कैसे आगे बढ़ाता है, उसकी ग्रोथ कैसे करता है। ठीक है, तो वैसे ही अब जो न्यूयॉर्क के न्यू जो मेयर सिलेक्ट हुए हैं वो साउथ एशियन ओरिजिन के हैं। साउथ एशियन ओरिजिन मतलब जो साउथ एशियन नेशन हैं। साउथ एशियन नेशन कौन से हैं? जहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो नेशन है ये साउथ एशियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, तो जो न्यूयॉर्क के मेयर सिलेक्ट हुए हैं वो कौन है? उनका नाम है ज़ोहरान ममदानी। जो ज़ोहरान ममदानी है वो सिलेक्ट हुए हैं एज अ न्यू मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। ठीक है, और अब हमें इसमें ये पता होना चाहिए कि इनकी और ट्रंप की आपस में बहस चल रही है। इनकी और ट्रंप की आपस में बहस की चल रही है। जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं वो है रिपब्लिक पार्टी के, और ये ज़ोहरान ममदानी है ये है डेमोक्रेटिक पार्टी के। अब यूएसए में सिर्फ दो पार्टी चलती हैं, एक रिपब्लिक पार्टी और एक डेमोक्रेटिक पार्टी। जो रिपब्लिक पार्टी है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को पसंद नहीं करती, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो रिपब्लिक पार्टी को नहीं पसंद करती, और उनकी आपस में लड़ाई चलती रहती है इलेक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया, क्योंकि अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि वो न्यूयॉर्क को उतना पैसा, उतने फंड्स प्रोवाइड नहीं करेंगे जितने वो पहले करते थे अगर ज़ोहरान ममदानी इलेक्शन जीत गए। तो अब हमें पता है कि ज़ोहरान ममदानी न्यू मेयर इलेक्ट हो गए हैं। तो अब हमें सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उतने फंड्स नहीं देंगे न्यूयॉर्क को जितने वो पहले देते थे। ठीक है, क्योंकि जो ज़ोहरान ममदानी है वो है एक इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो इस्लामिस्ट हैं। ठीक है, तो वो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते हैं, और वो एक लिबरल लीडर है। लिबरल लीडर का मतलब खुली सोच वाले लीडर हैं, फ्री सोच वाले लीडर हैं। ठीक है, तो लेकिन जो ट्रंप है वो सिर्फ वो खुद के क्रिश्चियन हैं, तो वो क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि वो लीडर्स आगे हैं जो कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन से फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन रिलीजन से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़ोहरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आपस में बहस हो रही है। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे अपने थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक क्या है? थर्ड टॉपिक है कि डीजीसीए प्लान्स फुल एयर फेयर रिफंड फॉर मेडिकल इमरजेंसी कैंसिलेशंस। अब हमें डीजीसीए का मतलब पता होना चाहिए। डीजीसीए का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का मतलब है कि जितने भी हमारी एयरलाइंस चलती हैं वो जिसके अंडर आती है वो है डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने क्या बोला है कि जैसे जो एयरलाइंस है, जैसे इंडिगो हो गया, विस्तारा हो गया, और कौन सी है, एयर एशिया, एयर इंडिया, ये सब जो फ़्लाइट्स है, स्पाइस जेट, ये सब जो फ़्लाइट्स हैं, ये सब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ। ठीक है, मैंने अब अपनी एक फ़्लाइट बुक की यहाँ से किसी और स्टेट या किसी और कंट्री जाने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई मेडिकल इमरजेंसी और कल मेरी फ़्लाइट है, तो मैं फ़्लाइट तो नहीं जा पाऊँगा। ठीक है, तो अब जो लोग जिनको कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उनको उनका रिफ़ंड दे दिया जाएगा। जितना रिफ़ंड था उनको, जितनी की वो टिकट थी उनको उसका रिफ़ंड मिल जाएगा। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। ठीक है, पहले के टाइम पे कोई रिफ़ंड नहीं दिया जाता था। अगर रिफ़ंड मांग देते थे तो जो कंपनीज़ हैं वो रिफ़ंड नहीं देती थी। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने, या फिर जो हम बोलें डीजीसी ने, ये बोला है कि
अराउंड 21 डेज़ का ड्यूरेशन दिया जाएगा, जिसके अराउंड हमको जो हमारा रिफ़ंड है वो वापस किया जाएगा। इसमें ये भी बोला गया है कि रिफ़ंड के अलावा एक चीज़ होती है क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट भी हमको दिया जाएगा। क्रेडिट नोट का मतलब क्या है? क्रेडिट नोट का मतलब है कि अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कब जैसे अभी हमने इस बार फ्लाइट की टिकट्स बुक की लेकिन हम जा नहीं पाए, तो हमें वो पैसे नहीं मिलेंगे, हमें वो रिफ़ंड नहीं मिलेगा, बल्कि हमें किसी और फ्लाइट की टिकट्स मिल जाएँगी कि हम कहीं और ट्रैवल करना हो तो हमें उस फ्लाइट की टिकट स्पॉन्सर की जाएँगी, ठीक है? बिल्कुल फ्री। तो इन दोनों में से अभी बात चल रही है, ये दोनों चीज़ें अलाउ की जाएँगी, तो अभी इस पर बात चल रही है, अभी ये श्योर नहीं है, ठीक है? तो इसमें मेन चीज़ ये थी कि पहले ना जैसे जब हम टिकट्स बुक करवाते थे, तो हम जैसे हमने खुद किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू टिकट बुक्स करवाई एयरलाइंस की। जैसे मैंने टिकट बुक कराई मेक माई ट्रिप से, तो मेक माई ट्रिप हमारे पैसे मेक माई ट्रिप को जाते थे और मेक माई ट्रिप आगे एयरलाइंस को देता था। लेकिन अब सरकार ने या डीजीसीए ने क्या किया है, उन्होंने मेक माई ट्रिप का काम हटा दिया, हमारे पैसे सीधा एयरलाइंस को जाएँगे और एयरलाइन हमें सीधा रिफंड या फिर जो क्रेडिट नोट है वो देगा, ठीक है? तो ये थी हमारी थर्ड न्यूज़। इसके बाद हम चलेंगे अपनी फोर्थ न्यूज़ पर। फोर्थ न्यूज़ है आज की सबसे कंट्रोवर्शियल न्यूज़, ठीक है? तो फोर्थ न्यूज़ में ये है कि हमें अपना न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, हमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट की देखनी है, ना ऑपोजिशन की देखनी है, हमें देखना है कि हमें इससे सीखने को क्या मिलता है, ठीक है? तो इसमें बोला है कि राहुल एलिजेस वोट थेफ्ट टुक प्लेस इन हरियाणा विद इलेक्शन कमीशन हेल्प, विद ईसी हेल्प। ईसी का मतलब इलेक्शन कमीशन, जो हमारी इंडिया में जो वोट्स करवाती है उसको हम इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है? इलेक्शन कमीशन का ये रोल है कि इलेक्शन कमीशन जो हमारे राहुल गांधी हैं, उन्होंने, जो हमारे ऑपोजिशन के मेन लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने बोला है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बिल्कुल पब्लिकली। उन्होंने बोला है कि जो हरियाणा में विधानसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें वोट थेफ्ट किया गया। वोट थेफ्ट मतलब वोट की चोरी। वोट की चोरी क्यों? क्योंकि उनके पास एक सॉलिड प्रूफ है विद डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने बोला है कि ब्राज़ील की जो एक मॉडल है, एक ब्राज़ीलियन मॉडल है, उनके नाम पर 22 वोटर आईडी कार्ड हैं, 22 वोटर आईडी कार्ड हैं हरियाणा के विधानसभा में। अब सोचने वाली बात ये है कि कोई एक ब्राज़ीलियन मॉडल जिसके 22 वोटर आईडी कार्ड हैं सेम नाम के, जो कि इस इलेक्शंस में यूज़ हुए हैं, तो इससे क्या पता लगता है कि 22 वोट्स वेस्ट, 22 वोट्स फेक हैं। अभी 22 वोट्स के अलावा रिपोर्ट ये भी बता रही है कि 25 लाख फेक वोटर्स भी हैं इसमें। जो हरियाणा के विधानसभा इलेक्शन हुए थे, इसमें अराउंड 25 लाख फेक वोटर भी थे। अब सोचने वाली बात ये है कि इंडिया जो अपने आप को इंडियाज़ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलता है, वो इंडियाज़ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो है ही नहीं ना। फिर तो ये डिक्टेटरशिप वाली बात आ गई ना। जैसे अब चाइना और रशिया में होता है कि जैसे चाइना के प्रेसिडेंट हमारे शी जिनपिंग, रशिया के हमारे व्लादिमीर पुतिन, कितने सालों से वही प्रेसिडेंट है, वो तो चेंज होते नहीं। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसा करेगी, जो भी प्रेसिडेंट अभी प्राइम मिनिस्टर वही सब रहेंगे, तो इसके कारण देश आगे नहीं बढ़ पाएगा ना। वही अगर, और इसके साथ साथ जो हमारे अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी, उन्होंने ये भी बोला है कि इलेक्शन कमीशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जुड़ी हुई है। तो इसमें सीखने वाली बात ये है, जो इंडिया जो अपने आप को एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो डिक्टेटरशिप के अंडर आ रहा है। तो मेन बात ये है कि हमें डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच में मतलब पता होना चाहिए और अपना एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। ना हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सुननी चाहिए, ना हमें अपोजिशन की सुननी चाहिए, हमें एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू बना के रखना चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज़ थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी थी, ठीक है? तो ये थी हमारी फोर्थ न्यूज़। फोर्थ न्यूज़ के बाद हम चलेंगे अपनी फिफ्थ न्यूज़ पर। फिफ्थ न्यूज़ क्या कह रही है? ये है एक इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर, ठीक है? इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर क्या बोलता है कि इंडियन हाउस होल्ड्स पाइलिंग ऑन डेप्ट फास्टर देन क्रिएटिंग एसेट्स, आरबीआई डाटा शो। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है कि जो इंडियन हाउस होल्ड हैं वो डेप्ट को ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, फास्टर रेट से इकट्ठा कर रहे हैं देन एसेट। अब हमें इसमें दो वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, एसेट्स और लाइबिलिटी। एसेट मतलब कि ऐसे कोई ऑब्जेक्ट जो कि मुझे प्रॉफिट प्रोवाइड करे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार है, मैंने उसको टैक्सी के काम में यूज़ कर लिया, तो वो मेरे को पैसा देगी, तो वो मेरा एक एसेट हो गया। वहीं लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। अब जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, तो लोन जो मुझे वापस करना है वो मेरी एक लाइबिलिटी है, तो वो मेरी एक जिम्मेदारी है, ठीक है? एसेट और लाइबिलिटी के बीच में फ़र्क पता लग गया। इसके बाद अब हमें इस न्यूज़ से हमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारा डेप्ट का रेट बढ़ रहा है और हमारे एसेट्स कम हो रहे हैं, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, प्रॉब्लम क्या है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डेप्ट का रेट बढ़ रहा है, डेप्ट मतलब लोन का रेट बढ़ रहा है, तो लोन किससे हम लेते हैं? बैंक से। और अगर कोई इंसान बैंक को वो लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो फाइनेंशियल लॉस होगा। फाइनेंशियल लॉस होगा तो जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी कंट्री है, उसकी वो डिग्रेड होगी। उसका जो उसके अलावा जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है? तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इसके कारण मतलब पूरी हमारी कंट्री को नुकसान होगा, तो हमारा इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो ये इसमें मेन चीज़ ये है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि इतना हम डेप्ट ले रहे हैं लेकिन हम उतना प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, बल्कि ऐसा होना चाहिए हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए और हमारा डेप्ट कम होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ये इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर है, ठीक है? ये थी हमारी फिफ्थ न्यूज़। इसके बाद हम चलेंगे अपनी सिक्स्थ और लास्ट न्यूज़ पर। सिक्स्थ न्यूज़ क्या बोल रही है कि कैन प्रिजनर्स हैव अ मोबाइल फोन इन ओपन जेल प्रेजेंट्स दिल्ली हाई कोर्ट सिक्स क्लियर एसओपी। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जैसे अब जो कुछ
जो प्रिजनर्स हैं जिन्होंने कुछ गलत काम किया उन्हें जेल में रखा गया। जेल में भी दो तरह के प्रिजनर होते हैं, एक अच्छे प्रिजनर और एक बुरे प्रिजनर। अच्छे प्रिजनर क्या है, जो अपना काम जो उनको जेल में काम दिया जाता है वो पूरा काम करते हैं, तो इसलिए जो कोर्ट है वो उनको एज अ एप्रिसिएशन वो उन्हें कुछ उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं उसको कम कर देती हैं, और वो अपना टाइम अपनी फैमिलीज़ के साथ बिता सकते हैं, उनको अपनी फैमिलीज़ को जाने को छुट्टी दे दी जाती है, ठीक है। तो लेकिन वहीं जो दूसरे हैं उनको कोई ऐसा नहीं किया जाता, जो बुरे प्रिजनर्स हैं वो अपना काम भी अगर नहीं करते सही से तो उनको कुछ ऐसा नहीं दिया जाता, उनकी सज़ा चलती रहती है। और जो अच्छे प्रिजनर्स होते हैं उनकी सज़ा उनकी ड्यूटी के कारण कम भी होती रहती है, ठीक है। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके सिलेबस में एक वर्ड आता है प्रिजन रिफॉर्म्स। प्रिजन रिफॉर्म्स उसके सिलेबस में आता है, और ये हमें बताता है अबाउट आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का कहता है राइट टू कम्युनिकेशन। अब राइट टू कम्युनिकेशन कैसे हुआ कि अब जैसे जो लोग काम कर रहे हैं हम उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो अपनी फैमिली से बात कर सकें, तो ये राइट टू कम्युनिकेशन और आर्टिकल 21 के अंडर आ जाता है। तो इससे हमें पता होना चाहिए कि एसओपी का भी कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे हमारे प्रिजन रिफॉर्म्स में। हमारी सरकार की जो प्रिजन रिफॉर्म्स है उसके अंदर भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे आर्टिकल्स का, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज़। तो उसके बाद होमवर्क है कि विच इंडियन शिप यार्ड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द नवल वेसल INS सवित्री, ठीक है। इसके 4 ऑप्शंस है। पहला हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो कि विशाखापट्टनम में है, गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कि कोलकाता में है, मैजागॉन डॉक लिमिटेड जो कि मुंबई में है, या फिर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।